अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम करेंगे सिविक्स में लेसन नंबर 7 हमारे आसपास के बाज़ार के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। इसमें हमें दोनों में भिन्नता बतानी है, फेरी वाला और दुकानदार में भिन्नता। ये देखिए, इस तरह से आपको टेबल बनाना है और इधर लिखना है फेरी वाला और इधर दुकानदार। अब दोनों के बीच में जो जो भिन्नता है वो हमें बतानी है। पहला पॉइंट है, फेरी वाले की कोई निश्चित यानी कि स्थायी दुकान नहीं होती। वह घूम घूम कर अथवा सड़कों के किनारे खड़े होकर सामान बेचते हैं। और ये दुकानदार इससे किस प्रकार भिन्न है। देखिए, पहला पॉइंट है, दुकानदार एक स्थायी दुकान के मालिक होते हैं। तो ये दोनों में भिन्नता है कि उसकी कोई स्थायी दुकान नहीं होती और उसकी होती है। पॉइंट है हमारा 2, फेरी वाला अपने सामान का बोल बोल कर प्रचार करता है। आपने देखा होगा गली में या सड़कों के किनारे वो आवाज़ें लगाते हैं, बुलाते हैं ग्राहक को। नंबर 2, इधर देखिए, दुकानदार अपने प्रचार के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, जैसे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि। वो पोस्टर वगैरह बैनर बनाकर अपनी दुकान के बाहर लगाते हैं और कभी कभी रोड के ऊपर भी लगा देते हैं, दूर दूर तक भी लगा देते हैं और उसमें एड्रेस वगैरह भी दे देते हैं, क्योंकि उनकी तो स्थायी दुकान है, इसीलिए वो ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, पोस्टर वगैरह लगा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फेरी वाला बहुत कम पूंजी से व्यवसाय करता है, यानी कि थोड़े से पैसों से ही वो अपना व्यापार जो है वो शुरू कर लेता है, जबकि दुकानदार अपेक्षाकृत अधिक पूंजी से व्यापार करता है। दुकान को शुरू करने के लिए काफ़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और वह ज़्यादा पैसे लगाकर काम शुरू करता है और वह कम पैसे लगाकर। नंबर 4, फेरी वाला ब्रांडेड सामान नहीं बेचता, क्योंकि ब्रांडेड सामान महंगे भी होते हैं। तो सड़क के किनारे से तो लोग सस्ता सामान तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन महंगा सामान जल्दी से नहीं खरीदते। और दुकानदार क्या होता है, दुकानदार प्राय ब्रांडेड सामान बेचते हैं। तो ये दोनों में भिन्नता है, यानी अंतर है। फेरी वाला प्राय सस्ते मूल्य पर सामान बेचता है। यहाँ पर आप इसका पॉइंट का अपोजिट बनाकर लिख सकते हैं 5 पर, कि दुकानदार जो है वो अधिक मूल्य पर सामान बेचते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। अब बाजार, ये देखिए उत्तर, देखिए आप उत्तर में इस तरह से टेबल बनानी है आपको और क्या क्या लिखना है उसमें। टाइटल डालेंगे, बाजार, बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार और वस्तुओं का मूल्य, कि क्या वस्तु बेचते हैं, कैसी और क्या उनके मूल्य होते हैं, और विक्रेता कैसे होते हैं और ग्राहक कैसे होते हैं। देखिए, साप्ताहिक बाजार में बिना ब्रांड का घरेलू सामान मिलता है, यानी उन घरेलू सामानों का ज़्यादातर कोई ब्रांड नहीं होता है। और वस्तुओं का मूल्य कैसे होता है, कम होता है, कम मूल्य पर जो है बाज़ारों में सामान मिलता है। और विक्रेता कौन होते हैं, उनके छोटे व्यवसायी। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पर नहीं बेच रहे होते हैं, बल्कि वो छोटे व्यवसायी ही होते हैं, जिनके छोटे छोटे काम है, कारोबार है। ग्राहक कौन होते हैं वहाँ पर, यानी कि साप्ताहिक बाजार से ख़रीदने वाले ग्राहक अक्सर निम्न आय वर्ग के होते हैं, जिनकी आय इनकम कम होती है, ताकि वो कम बजट में ही अपना सब सामान खरीद सकें, शॉपिंग पूरी कर सकें। आगे है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। वहाँ पर बेची जाने वाली वस्तु कैसी होती है, उच्च गुणवत्ता वाला ब्रांडेड सामान होता है। यहाँ पर जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में महंगा और अच्छा सामान होता है, ब्रांडेड। और मूल्य कैसा होता है वस्तुओं का, अधिक। तो जो खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, वो ऐसी दुकानों से, कॉम्प्लेक्सेस से शॉपिंग करते हैं। और विक्रेता कैसे होते हैं वहाँ पर जो बेच रहे हैं, वो होते हैं बड़े बड़े पूंजीपति। और जो वहाँ ग्राहक जाते हैं वो कौन से होते हैं उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट कीजिए कि बाज़ारों की श्रृंखला कैसे बनती है। इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। बाज़ारों की श्रृंखला यानी कि कोई सामान बनने से लेके, पैकिंग से लेके हमारे पास तक पहुंचने की जो श्रृंखला होती है, वो किस किस तरह से, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरती है, उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि वस्तु को बनाया जाता है। उत्पादक अपने उत्पादकों को सीधे रूप में ना बेचकर बल्कि थोक व्यापारियों को बेचते हैं, इकट्ठा ही पूरा सामान इकट्ठा दे देते हैं। और फिर क्या होता है, थोक व्यापारी उन वस्तुओं को स्थानीय थोक व्यापारियों को बेचते हैं। फिर जो है
वो इलाके के हिसाब से बेचते हैं कि यहाँ पर जाएगा थोड़ा माल, थोड़ा इस इलाके में जाएगा, थोड़ा इस इलाके में जाएगा। उसके बाद क्या होता है, स्थानीय थोक व्यापारी उन वस्तुओं को स्थानीय खुदरा व्यापारी को बेचते हैं, यानी कि रिटेलर को बेचते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सामान ख़रीदते हैं। जो दुकानें वगैरह होती हैं मोहल्लों में, आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं और डेली या वीकली लेते रहते हैं सामान और बेचते रहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा लेना होता है। नंबर 5, खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं, और जो इलाके के लोग, गली मोहल्ले के लोग या इलाके के लोग उस मार्केट में या दुकान पर जाते हैं तो वो फिर उनको सामान बेचता है। तो ये पूरी श्रृंखला होती है कि पहले बड़ा उत्पादन, फिर थोक में उसको बेचना, फिर स्थानीय लोगों तक पहुंचाना, और फिर खुदरा व्यापारी तक यानी रिटेलर तक पहुंचाना, और फिर ग्राहक तक पहुंचता है वो सामान। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन था, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये श्रृंखला तो आपको पता चल गई। अब उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो देखिए, अगला पॉइंट देखिए, बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। सीधे हम कारखाने से जाके तो सामान नहीं खरीदेंगे ना जहाँ पर बन रहा है, क्योंकि भाई और एक एक चीज़ को अगर हम एक एक चीज़ के कारखाने से खरीदने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मार्केट की, बाज़ार की ज़रूरत होती है कि हम वहीं पर जाकर एक साथ अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं ना अब कि हमें ब्रेड खरीदनी है तो हम ब्रेड की फैक्ट्री जाएंगे, शर्ट खरीदनी है तो शर्ट की फैक्ट्री जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें हम अपनी गली मोहल्ले की दुकानों से ले लेते हैं, तो कुछ मॉल से ले लेते हैं, और कुछ हम मार्केट से ले लेते हैं। अब मार्केट में क्या होता है, आप कपड़े भी खरीद रहे हैं, जूते भी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं, और सब कुछ आपको एक साथ ही मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या आपको एक ही समय में, कितना कम समय होता है हमारे पास कभी कभी शॉपिंग के लिए, तो क्या हम, ये पॉसिबल है कि हम जूते की फैक्ट्री भी चले जाएं और वहाँ भी चले जाएं, और तब भी वो हमें एक नहीं देगा, क्योंकि उनका थोक का काम है। क्योंकि कोई चीज़ें बंच से मिलती हैं, कुछ दर्जन से, तो कुछ 100 में भी मिलती हैं। इस तरह से वो थोक में बेचते हैं सामान अपना, और फिर हमें धीरे धीरे एक से दूसरे पर, दूसरे से, और फिर हम तक वो श्रृंखला के जरिए पहुंचती है। छोटे व्यापारी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं। अब हम एक ही तो शूज़ खरीद सकते हैं, 1 पेयर या 2 पेयर 3 पेयर, ऐसा तो नहीं ना कि हम उसकी फैक्ट्री के सारे खरीद लें। इसीलिए उन्हें बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें बाजार श्रृंखला की जो है आवश्यकता है। इससे बहुत अधिक समय और ऊर्जा की बचत होती है। मैं बता रही थी ना अभी आपको कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम हर एक कारखाने में जाने लगे। ग्राहकों को घर के निकट अथवा घर पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, हमारे आसपास अपने घर के पास ही मिल जाती है ना। अब क्या एक ब्रेड खरीदने के लिए या एग वगैरह खरीदने के लिए आप उसकी फैक्ट्री तक जाते हो, नहीं ना, या एग खरीदने के लिए कोई फार्म तक जाते हो, नहीं, हमें बल्कि गली की दुकान पर ही वो आसानी से मिल जाती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन सब लोगों को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। सब लोगों को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, यानी कि एक जैसा अधिकार है। क्या आपके विचार में महंगे उत्पादकों की दुकानों के बारे में ये बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कि आपको लगता है कि हाँ सबको समान अधिकार है, और है तो फिर आपको एग्जाम्पल भी देना है। सब लोगों को बाज़ार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। ये बात महंगे उत्पादकों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्राय उच्च वर्ग वाले ही खरीद पाते हैं, इसलिए निम्न आय वर्ग वाले वहाँ नहीं जाते। जा सकते हैं लेकिन वे जाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ जो है सामान महंगा मिलेगा और हम शायद उसको ना खरीद पाएँ, इसलिए वे नहीं जाते, कम जाते हैं बहुत, जब उनको लेना ही हो महंगा सामान। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2। निम्न आय वर्ग के लोग सामान्यतः साप्ताहिक बाज़ारों, स्थानीय दुकानों अथवा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उदाहरण, उच्च आय वर्ग के लोग ही हरी सब्जियां भी प्राय, जो ज़्यादा अमीर हैं, उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो सब्जियां भी शॉपिंग मॉल से ही खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे स्थानीय दुकानदारों अथवा फेरी वालों से खरीदते हैं, सब्जी जो होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। कैसे हो सकता है? अब हम उसके उदाहरण लिखेंगे। यह सही है कि बाजार जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे निम्न उदाहरण देकर द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण, रमेश अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ वस्तुएं खरीदना चाहता है। इसके लिए उसे निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी। पहला, रमेश सबसे पहले
अपनी आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाएगा, यानी कि लिस्ट बनाएगा। इसके बाद वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर पर फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा इस सूची को नोट करवाएगा। ये देख रहे होंगे आप, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, इसके लिए हमें बाज़ार जाना नहीं पड़ता ना, तो यहाँ पर वही पूछा गया है। और क्या होता है, कभी कभी मोहल्ले वगैरह की दुकानें भी घर पर सामान डिलीवर कर देती हैं, फ़ोन कर देते हैं उनको या ईमेल कर देते हैं लिस्ट कि हमें ये सामान चाहिए। उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर एक तथा मकान का पता भी बताना होता है, एड्रेस भी बताना होता है कि हमें यहाँ पर सामान पहुँचा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर का कर्मचारी उसे उस पते पर यहाँ पे ये मात्रा हटा दीजिए, सारे सामान को पहुंचा देगा और उसकी कीमत रमेश से लेगा। और फिर जब वो सामान पहुंचा देगा तो वहां से कैश ले लेगा। और कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो चुकी होती है, तो जब वो आता है तो उसको कैश देने की ज़रूरत भी नहीं होती। बैंक वगैरह से हमारी पेमेंट जो है वो पहले ही हो जाती है, और अगर ऐसा ना हो तो कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है। आजकल तो इसको समझना काफ़ी ईजी है, आप देख रहे होंगे अपने आसपास। और कोविड के टाइम भी काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग से ही अपना निर्वाह किया है। तो यहाँ तक इन सभी क्वेश्चंस को अभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।